जय हिंद प्यारे विद्वानों विदुषियों, सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का, अध्यापक अध्यापिकाओं का, मेरे रणबांकुरों का, मेरे लाल और मेरी लालियों का, मेरे गोरे एवं मेरी गोरियों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने विनर्स परिवार में। मैं जितेंद्र हिंदी का विद्यार्थी लेकर उपस्थित हूं फिर से एक धमाकेदार सेशन। तो जुड़ जाएं सेशन के साथ और जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। आयुषी जी, पटेरिया जी, शिवानी जी, किरण जी, यशस्वी, जोशी मैम, सानू मंसारे जी, सुलक्षणा जी, बरसा जी, अश्विन मेहरा, रूबी जी, अंजना जी, आयुषी जी, इंदिरा कलाम, बबलू जी, सानू मंसूरी जी, भैरव सिंह जी, अभिलाषा जी, मंजू जी, चंदा जी, दुर्गेश जी, भावना जी, सुलक्षणा जी। तो चलिए व्याख्यान को आरंभ करते हैं। कुछ ज्ञान आप मुझे दीजिएगा, कुछ मैं आपसे सीखूंगा और इस तरह से हम व्याख्यान को आगे बढ़ाते हैं। कोई गलती हो जाए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि सर इसका ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। और कोई सजेशन भी आप लोगों को देना हो तो आप बकायदा दिया कीजिए। मैं सारे कमेंट पढ़ता हूं कि सर अपन को ऐसे टॉपिक, ये टॉपिक अपना छूट रहा है तो सर इसको भी आप ऐड करो, सर आप इसको ऐसे बता दिया करो, सर आप जल्दी जल्दी बहुत बोलते हो। मतलब जो भी हो, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए। आप निंदा करोगे तो आपको ऐसा लग रहा है सर बुरा मान जाएंगे। सर बुरा नहीं मानेंगे, सर को लगेगा कि नहीं, बच्चों ने मुझे सजेशन दिया है, बच्चे मुझसे पढ़ना चाहते हैं और मुझ में सुधार भी चाह रहे हैं कि सर आपकी आवाज़ बहुत फटी फटी आती है, आप अच्छे नहीं दिखते हो। जैसा भी आपको कमेंट करना है जरूर कमेंट कीजिएगा। गुड मॉर्निंग कुशल जी, माला जी, किरण जी, रानी जी, बलराम जी। आइए व्याख्यान को आरंभ कर लेते हैं। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इससे आपको जुड़ जाना है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। आपको पता ही है कि विनर्स जो है व्हाट्सएप पर भी अवेलेबल है और नई भर्ती और अपडेट के लिए जाना जाता है। तो यदि इस पेज को हमने फॉलो नहीं किया है तो हमें इसे फॉलो जरूर कर लेना है ताकि लेटेस्ट अपडेट हमारे पास रहे। ये आज का हमारा शेड्यूल है एमपी टेट का, जिसमें 10 बजे अंग्रेजी का लेक्चर हुआ, लेकिन किंतु परंतु बंधु 11 बजे प्यारे प्यारे सर इसमें क्या होते हैं, लाइव आते हैं। 11 बजे, ठीक 11 बजे प्यारे प्यारे सर लाइव आते हैं। तो आपको सेशन को क्या करना है, लाइक करना है, सेशन को लाइक करना है, ध्यान रखना है, और दोस्तों में शेयर भी करना है। 2 बजे एनवायरमेंट का लेक्चर रहेगा, 5 बजे संस्कृत रहेगा, संस्कृत नहीं संस्कृत रहेगा, और फिर 7 बजे बाल विकास। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो भाई कौन सा ऐसा शब्द है जो सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो यहां आपको पता ही होगा, दिन का जो मुखिया है, दिन धनेश, दिनेश गुण स्वर संधि है ना। जो दिन का नाथ है, नाथ माने जो है मुखिया होता है। जो दिन का स्वामी है ना, जो दिन का स्वामी है वो कौन है, दिननाथ है, दिन स्वामी है। इसी को हम भानु कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, अर्क कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, सूरज कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, आदित्य कहते हैं, आदित्य कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, पतंग कहते हैं, इसी को हम मित्र भी कहते हैं, इसी को हम मार्तंड भी कहते हैं, है ना। तो ये सब सूरज के पर्यायवाची है। सूरज का एक स्त्रीलिंग नाम भी है सविता। क्या है, सविता। सविता यानी भी क्या होता है, सूरज होता है, ठीक है। रवि, भानु, आदित्य, मार्तंड, पतंग, मित्र। अंशुमाली, अंशु मानले मत होता है किरण। अंशु का मतलब होता है किरण, और जो अंशुओं का माली है, जो किरणों को समेट कर रखा है, जो बहुत, जिसके पास बहुत सारी किरणें हैं, वो कौन है, सूर्य का पर्यायवाची हो जाएगा। तो यामिनी हमारा आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यामिनी। यामिनी हमारा आंसर हो जाएगा और बाकी सारे सूर्य के पर्यायवाची हो जाएंगे। धन्यवाद अश्विन जी। बाकी सारे किसके पर्यायवाची हो जाएंगे, सूर्य के पर्यायवाची हो जाएंगे। मैंने पहले भी आपको बताया है, ध्यान रखना। अंश यदि लिखा हुआ है तो अंश का मतलब होता है हिस्सा या भाग, और यदि ऐसा अंश लिखा हुआ हो तो इसका मतलब होता है कंधा। लेकिन यदि शब्द वहां पर लिखा है अंशु, तो अंशु का मतलब होता है किरण, मरीचि, प्रभा, है ना। किरण, मरीचि, प्रभा, जो है मयूख, है ना। ये सब कर यानी ये सब किसके पर्यायवाची, किरण के पर्यायवाची हो जाएंगे। तो अंशु यानी होता है किरण, तो जो अंशु का माली है वो अंशुमाली यानी सूर्य का पर्यायवाची होता है। अच्छा, मित्र दोस्त को कहते हैं, लेकिन सूर्य को भी कहते हैं, ध्यान रखना। पतंग आप सोचते हो पतंग को कहते हैं, नहीं, वो पतंग जो है सूर्य की तरफ जाती है, इसलिए पतंग जो है हम कहने लग गए, जबकि पतंग पहले से ही सूर्य का पर्यायवाची बना हुआ है, ठीक है। राधा पाटीदार जी, ऐसा मत बोलो प्लीज, आप ऐसे बोलोगे अच्छा नहीं लगता हमें, ठीक है। हाँ, उदेती, सविता, ताम्र जी, जोशी मैडम जी, नमस्कार आपको मैडम जी। कुरवेती सर भी आ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है, ठीक है। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का हमें चयन करना है। ऐसा कौन सा शब्द है जो तत्सम है? तो बात करें हम खिड़की की, तो भाई खिड़की तो कैसा शब्द है, देशज है ना। खिड़की कैसा शब्द है, देशज है। चिड़िया कैसा शब्द है, देशज है। बापू कैसा है, देशज है। ठुमरी, लोटा, गागर, भिंडी, रीना, बांगड़, है ना। खटाखट, फटाफट, सटासट, लपालप, चटाचट, दनादन, टें टें, चू चू, पों पों, मोड़ा मोड़ी, छोरा छोरी, लुगाई,
कबड्डी, गड़बड़, ये सारे शब्द देशज होते हैं। शहीद कैसा शब्द है भाई साहब? शहीद अरबी फारसी शब्द है, उर्दू भाषा में रख सकते हैं। और दूध कैसा शब्द है? तो दूध तद्भव शब्द है। दूध कैसा शब्द है? तद्भव है, जो किससे बना है? दुग्ध से। दुग्ध दूध पे अमृत क्षीर, तो दुग्ध का क्या बनता है? दूध। दूध एक तद्भव शब्द है। बात हो रही थी कि तत्सम शब्द बताना है, तो जो आम्र है वो तत्सम शब्द होगा। आम्र एक तत्सम शब्द होगा। हमारे गांव के लोगों ने सुविधा की, दुग्ध था तो ग को खा गए और कहते हैं दूध, दूध ले लो दूध। आम्र था तो नीचे र बोलना पड़ता था दादी को, तो दादी ने आम बोलना चालू कर दिया। दादी ने क्या बोलना चालू कर दिया? आम बोलना चालू कर दिया। तो आम एक तद्भव शब्द हो जाएगा और आम्र तत्सम हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? डी। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर डी होता है। आम्र के पर्यायवाची की यदि हम बात करें तो आम्र, आम, सहकार, रसाल। आम्र, आम, सहकार, रसाल, अतिशोरभ, अतिशोरभ, ये सब आम के पर्यायवाची है। जैसे जंगल का राजा शेर है, ऐसे फलों का राजा आम माना जाता है। फलों का राजा भी कौन है बोलो? आम। ठीक है, फलों का राजा किसे कहा जाता है? आम को कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 11 या 12 वर्ष की आयु में बालकों की नसों में ज्वार उत्पन्न होने लगता है, यह कथन किशोरावस्था के लिए कौन सी कमेटी ने कहा था? टपकेंगे, डेफिनेटली टपकेंगे, डेफिनेटली टपकेंगे। 11 या 12 वर्ष की आयु में बालकों की नसों में ज्वार उत्पन्न होने लगता है, यह कथन किशोरावस्था के लिए कौन सी कमेटी ने कहा था? तो अभी एक बच्चे का कमेंट आ रहा है कि सर ऐप पर आपकी क्लास क्यों नहीं है? तो मैं आपको बता दूं कि ऐप पर जो कोर्स है बेटा वो रिकॉर्डेड कोर्स है। उसमें आदित्य सर का कोर्स में आपको मिल रहा है, जमील सर की लाइव क्लास मिलेगी और प्रैक्टिस सेशन सारे टीचर करवाएंगे। तो अभी कुछ टीचर उसमें प्रैक्टिस के लिए आ चुके हैं। मेरी लाइव इसलिए क्लास नहीं मिल रही है आपको क्योंकि अभी मैं फ्री नहीं हूं। जैसे ही मेरा एक आध लेक्चर कम होता है या एक लेक्चर जो भी होता है या नहीं भी होगा तो अगले एक आध हफ्ते में मैं एक लेक्चर हटवाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि चूंकि वर्ग 3 का एग्जाम सामने है तो मैं वहां पर आपको प्रैक्टिस सेशन में बाकायदा लाइव आएंगे। जो आदित्य सर ने कमेंट किया है वो पूरा होगा, लेकिन सारे लेक्चर एक साथ लाइव नहीं दिए जा सकते। तो जो टीचर फ्री है, जिन टीचर के लेक्चर कम है उनको लगवा दिया है, मैं एक आध हफ्ते में वहां पर एंट्री मार लूंगा। ठीक है, तो चिंता ना करें, मैं जरूर आपसे लाइव बैच में मिलूंगा। ओके। 11 या 12 वर्ष की आयु में बालकों की नसों में ज्वार उत्पन्न होने लगता है, यह कथन किशोरावस्था के लिए कौन सी कमेटी ने कहा था? तो भाई राम मूर्ति कमेटी ने कहा था? नहीं, कोठारी कमेटी ने यह बात नहीं की, ना यशपाल ने। हेडो कमेटी हमारा आंसर होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा बी। कौन सा आंसर होगा? बी। कई सारे बच्चे टपक चुके हैं। इंदिरा कलाम, आई नो सर जी, या आई नो वेरी वेल ऑल्सो, यू नो। आ रहे उसमें अपन आ रहे गुरुवार से, यानी कल से आ रहे, कल से आ रहे सजल जी, कल से आ रहे हैं बच्चों, ध्यान दीजिए। ठीक है, तो सी आंसर हो गया। तो यहां पर इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? बी। इस प्रश्न का आंसर बी होगा, ध्यान रखना। हेडो कमेटी हमारा आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जब शिशु व्यंजन स्वर के मिश्रण की लंबी तान में स्वयं अभिव्यक्त करते हैं, जब शिशु व्यंजन स्वर के मिश्रण की लंबी तान में स्वयं अभिव्यक्त करते हैं, जैसे कि बा बा बा, ना ना ना, यह किसका उदाहरण है? जब शिशु व्यंजन और स्वर के मिश्रण की तान में लंबी तान देते थे, बोल नहीं पाता ना, ब ब ब ब ब ब, ना 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 ना, तो यह किसका उदाहरण होगा? तो यह किसका उदाहरण होगा? गति का या रोना का उदाहरण होगा, ये बबलाना का उदाहरण होगा या कजून का उदाहरण होगा? तो ध्यान रखिए, ये किसका उदाहरण होगा? बबलाना का उदाहरण होगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी आंसर होगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी आंसर होगा। ये बबलाना का उदाहरण होता है। ब ब ब न न न, किसका उदाहरण होगा? बबलाना का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सा शब्द युग्म समूह से भिन्न है? ऐसा कौन सा शब्द युग्म है जो समूह से भिन्न है? मतलब एक, बाकी सारे एक कैटेगरी के होंगे और एक उनसे हटकर होगा। तो देखते हैं, जैसे शुद्ध का अशुद्ध हो रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है? विलोम। तो हो सकता है यही हमारा आंसर हो, लेकिन सुख का क्या होता है? विलोम दुख होता है। तो ये तो भाई हमसे समझ में आ गया कि यहाँ विलोम वाला कॉन्सेप्ट हमें चलाना है। तो शुद्ध का अशुद्ध, सुख का दुख, ज्ञान का अज्ञान, लेकिन अंधकार का अंधेरा। अंधकार का तो क्या होना चाहिए? प्रकाश होना चाहिए। अंधकार का तो क्या होना चाहिए? प्रकाश होना चाहिए। तो यहां सीधी सी बात है कि करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, जो कि बाकी के शब्द युग्म से अलग हो रहा है। बाकी सबसे क्या हो रहा है बोलो? अलग हो रहा है। क्लियर है इतना? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किशोरावस्था खुशी रहित समय क्यों कहा जाता है? खुशी रहित, ध्यान रखना, खुशी सहित नहीं है,
खुशी सहित मतलब खुशी, यदि इसमें हमें खुशी मिलती है तो हम क्या बोलते हैं, खुशी सहित। खुशी रहित होना मतलब इसमें खुशी की कोई बात ही नहीं है। खुशी रहित होना मतलब इसमें खुशी की कोई बात ही नहीं है। तो यहां आप समझ पा रहे होंगे किशोरावस्था को क्या कहा जाता है, खुशी रहित क्यों कहा जाता है, मतलब इसमें हमें किसी भी प्रकार की खुशी नहीं मिल रही है। किशोरों की आवश्यकता भिन्न होती है, शारीरिक परिवर्तन से उन्हें नए अनुभव तथा नई आवश्यकता महसूस होती है। बात तो सही है भाई साहब, किशोरों की आवश्यकता भिन्न होती है। जब किशोरावस्था में बच्चा प्रवेश करके, इसीलिए कहते हैं ना तूफान की अवस्था है ये। किशोरावस्था ऐसी अवस्था है कि आगे की पूरी लाइफ का निर्धारण होता है कि अब आप आगे अच्छे काम करोगे, कोई जॉब लगेगी, अच्छे इंसान बनोगे या आप बुरे इंसान बनोगे, ये किशोरावस्था का निर्धारण हो जाता है। तो शारीरिक परिवर्तन भी होता है, आपके शरीर में भी परिवर्तन होता है और आपको नई आवश्यकता भी महसूस होती है। किशोर महसूस करते हैं कि लोग उन्हें नकार रहे हैं। बच्चों को ऐसा लगता है किशोरों को कि हमें लोग नकारते हैं, अलग तरह का होता है। तो उक्त सभी समस्याओं के कारण इसमें खुशी नहीं मिल सकती है, इसे खुशी रहित अवस्था के नाम से जाना जाता है। अब बताओ, आप लगभग 1100 के करीब लाइव हो चुके हैं और लाइक की संख्या 500 भी नहीं है। मैं बार बार बोलूंगा तो अपने क्वेश्चन कम नहीं होंगे। आप खुद जिम्मेदारी लीजिए कि हम जितने बच्चे रहेंगे हम लाइक भी करेंगे और यदि हम कोई स्टडी ग्रुप में हैं तो हम शेयर भी करेंगे। यदि बराबर का आंकड़ा रहा तो मैं बार बार बोलूंगा ही नहीं, तो कम से कम 4 से 5 प्रश्न आपके ज्यादा हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बचपन शब्द है भाई, बचपन बीता आई जवानी, बचपन बीता आई जवानी। तो बचपन क्या होता है, महसूस होता है। बचपन शब्द किससे बना है, बच्चा से। बच्चा एक जातिवाचक संज्ञा है। बच्चा क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है। इसमें पन प्रत्यय जुड़ा तो ये शब्द क्या बन गया, बचपन। ये शब्द क्या बन गया, बचपन। और बचपन एक भाववाचक संज्ञा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। प्रत्यय का ध्यान रखना, किसी भी जातिवाचक संज्ञा में, किसी भी सर्वनाम में, किसी भी विशेषण में और किसी भी क्रिया में आ, अव, अन, ई, ता, त्व, पा, पन, आहट, आवट, आई, आस ऐसे प्रत्यय यदि जुड़े हुए हैं तो वो भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे मानव जातिवाचक संज्ञा है, ता जोड़ दो तो मानवता मतलब भाववाचक संज्ञा। शिशु जातिवाचक है, शेषव भाववाचक है। शिशु जातिवाचक है, शिशुत्व भाववाचक है। त्व जुड़ गया ना उसमें, तो ऐसे पहचान भी करा देता है। अगला प्रश्न, यह विचार कि मनुष्य सहजात भाषा अर्जन उपकरण के साथ जन्म लेते हैं किसके द्वारा प्रतिपादित है। यह विचार कि जो मनुष्य है वो सहजात भाषा अर्जन उपकरण के साथ जन्म लेते हैं, यह विचार किसके द्वारा प्रतिपादित है। यह विचार किसके द्वारा प्रतिपादित है, इस प्रश्न का हमें आंसर देना है। जीरोम ब्रूनर ने यह विचार प्रतिपादित किया है? नहीं, जीरोम ब्रूनर तो कभी पढ़ने में ही नहीं आता। हाँ, जीन पियाजे, नोम चॉम्स्की या वाइगोस्की, ये बड़े प्रसिद्ध विद्वान हैं आपके। तो यहाँ पर जो चॉम्स्की नामक है वो ये कहता है कि यह विचार कि मनुष्य सहजात भाषा अर्जन उपकरण के साथ जन्म लेते हैं, ये चॉम्स्की का कहना है। चॉम्स्की का मतलब कुल मिलाकर ये तो कंफ्यूजन वाला पॉइंट है, लेकिन आप ये मान के चले चॉम्स्की ये कहता है कि बच्चे में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। तो इससे रिलेटेड कोई भी वाक्य आ जाए वो चॉम्स्की का ही रहेगा। कैसे याद करोगे? चॉम्स्की का क्या कथन है कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। ये पॉइंट यदि आपको याद है तो आप आगे के पॉइंट को अच्छे से हल कर सकते हैं। ठीक है, मतलब बच्चे में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात है तो भाई उपकरण के साथ जन्म लेते हैं, वही उससे मिलता जुलता फिर कुछ भी हो। ये कहता है कि बच्चे अनुकरण के द्वारा भाषा सीखते हैं। ये कहता है कि भाषा अधिगम संज्ञानात्मक विकास का ही एक अंग है ना। ये स्विट्जरलैंड का रहने वाला है, बहुत पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है। जो मैकडूगल नामक विद्वान है उनके अनुसार जो मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है, तो मूल प्रवृत्तियों की संख्या मैकडूगल का भी, जैसे मैं 14 का आंकड़ा बताता रहता हूं कई बार बच्चों को, तो उसमें आप मैकडूगल को भी जोड़ लीजिए तो आप कभी नहीं भूलोगे कि मैकडूगल के अनुसार जो मूल प्रवृत्ति की संख्या बताई गई है वो कितनी बताई गई है? 14। भाई समुद्र मंथन होगा तो कितने रत्न निकलेंगे? 14। समुद्र मंथन जब हुआ था तो कितने रत्न निकलेंगे? 14। राम जी जब वनवास जाएंगे तो कितने साल के लिए जाएंगे? 14। इतिहास में कितने ऐसे राजा होंगे जो विक्रमादित्य के नाम से जाने जाते हैं? 14। अशोक के जो अभिलेख होंगे भाई साहब तो वो कितने होंगे? 14। हिंदी दिवस कब मनाया जाएगा? 14 सितंबर को। हिंदी दिवस कब मनाया जाएगा? 14 सितंबर को। हिंदी जो है विश्व हिंदी दिवस कब से कब तक चला था? तो 10 से 14 जनवरी तक चला था और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाएगा। ठीक है। 14 नवंबर को क्या आएगा? तो 14 नवंबर को चाचा नेहरू का
जन्म दिवस आएगा। 14 नवंबर को क्या मनाया जाएगा? 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 14 अप्रैल किससे संबंधित है? तो भीमराव जी से संबंधित है। 14 अप्रैल क्या होगा? भीमराव जी से संबंधित है। पुलवामा अटैक कब होगा भैया? तो जो पुलवामा अटैक होगा वो 14 फरवरी को होगा। पुलवामा अटैक कब होगा? 14 फरवरी को होगा। ठीक है। भगत सिंह राजगुरु को जो फांसी की सजा सुनाई जाएगी, मिली बाद में फांसी सुनाई कब गई थी? तो वो भी 14 फरवरी। वैलेंटाइन डे कब मनाया जाएगा भैया? तो 14 फरवरी को ही मना जाएगा। 14 के आंकड़े से कई संबंधित बातें हैं, है ना। 14 वर्ष से कम उम्र के लड़कों से आप काम नहीं करवा सकते, शोषण के विरुद्ध आपको लग जाएगा, है ना। 14 वर्ष से कम उम्र के लड़कों से काम नहीं करा, लड़के लड़कियों से काम नहीं करवा सकते आप। फिर इसी तरह से जो आपको आजीवन कारावास की सजा हुई लेकिन आपके काम अच्छे हैं तो कम से कम कितने साल सजा काटनी पड़ेगी? 14 साल सजा काटनी पड़ेगी। कोई अधिनियम है, बिल है, पारित होकर लोकसभा राज्यसभा से पारित होकर राष्ट्रपति के पास गया, कितने दिन तक वो उसे रोक सकता है? 14 दिन तक उसे वो रोक सकता है ना। कितने दिन तक रोक सकता है? 14 दिन तक वो उसे रोक सकता है। तो ये 14 का आंकड़ा मध्य प्रदेश में कर्क रेखा कितने जिलों से गुजरेगी? 14 जिलों से गुजरेगी। मध्य प्रदेश में कर्क रेखा कितने जिलों से गुजरती है? बोलो। 14 जिलों से गुजरती है। 1956 में जो राज्य बने वो कितने थे? 14। 1956 में जो राज्य बने वो कितने थे? 14। संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाएं हैं लेकिन मूल संविधान में कितनी थी? 14। मूल संविधान में कितनी थी? 14। हिंदी, उर्दू, संस्कृत, कश्मीरी, पंजाबी, बांग्ला, उड़िया, असमिया, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, गुजराती और मराठी, ये 14 भाषाएं हमारे मूल संविधान में थी। फिर 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी को हमने जोड़ लिया। देन 71वें संविधान संशोधन 1992 नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को जोड़ा। और 92वें संविधान संशोधन 2003 बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा। इस तरह से 22 भाषाएं हमारे संविधान में हो जाती है लेकिन मूल संविधान में कितनी थी? बोलो। 14 भाषाएं थी। तो ये 14 का आंकड़ा। हमारे काव्य की विधाएं कितनी है भाई साहब? तो काव्य की विधाएं भी कितनी मानी गई थी? 14 मानी जाती है। 14 का आंकड़ा आपको कई जगह पर काम देगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मैकडूगल का भी आंसर 14। उन्नति का विलोम शब्द होगा तो नति एक शब्द होता है। नति एक शब्द होता है, जैसे ही इसमें उत उपसर्ग जुड़ जाए, उत उपसर्ग जुड़ जाए तो ये उन्नति बन जाता है और जैसे ही इसमें अ उपसर्ग जुड़ जाए तो ये औन्नति बन जाता है। तो उन्नति यानी ऊपर की ओर और अवनति यानी नीचे की ओर। तो उन्नति का जो विलोम होगा वो अवनति होगा। पतन तो होता है उत्थान का, पतन तो होता है उत्थान का। संगति अच्छे अर्थ में मानी जाती है और विलोम हो जाएगा कुसंगति यानी बुरे अर्थ में। सुसंगति भी बोल सकते हैं और संगति का भी कुसंगति कर सकते हैं। ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? खुश रहो रक्षा जी, खुश रहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक शिक्षार्थी वर्गों को पहचानने तथा शब्दों के अर्थ लिखने में परेशानी महसूस करता है, यह कमी क्या है? ये पठन वैकल्य कहलाता है, ये लेखन वैकल्य कहलाएगा, ये स्वर वैकल्य कहलाएगा या बोलने की अक्षमता कहलाएगा। तो एक शिक्षार्थी मतलब वर्ण को पहचानने में तथा शब्दों के अर्थ में लिखने में परेशानी करता है तो यह कमी मतलब वो ठीक से पढ़ नहीं पा रहा है ना, तो वो उसके अर्थ में लिखने में भी क्या करता है? परेशानी करता है क्योंकि उसे पढ़ने संबंधी समस्या है। तो ये पठन वैकल्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये पठन वैकल्य कहलाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ए। कल्पना वर्मा जी को नमस्ते। नमः धन्ते नमस्ते, विसर्ग संधि। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हम सबको पता है कि बुद्धि से संबंधित जो सिद्धांत है वो है अल्फ्रेड बीने का। बुद्धि से संबंधित जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? अल्फ्रेड बीने ने दिया था। तो एक कारक सिद्धांत जब हमसे पूछे, एक कारक सिद्धांत हमसे पूछे तो हम क्या बनाएंगे भैया? अल्फ्रेड बीने बताएंगे। और अल्फ्रेड बीने कहाँ के रहने वाले रहेंगे? फ्रांस के रहने वाले रहेंगे। यदि हमसे बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत पूछा, यदि हमसे बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत पूछा तो हमें स्पीयरमैन बताना है, स्पीयरमैन बताना है। और ये कहाँ के रहने वाले रहेंगे? ये ब्रिटेन के रहने वाले रहेंगे। ठीक है, ये ब्रिटेन के रहने वाले रहेंगे। यदि हमसे बुद्धि का त्रिस्तरीय या त्रिकारक सिद्धांत यदि हमसे पूछा, त्रिकारक सिद्धांत यदि हमसे पूछा, त्रिकारक सिद्धांत यदि हमसे पूछा तो यहां भी ध्यान रखने हैं, यहां पर भी कौन आएंगे? आपके स्पीयरमैन ही आएंगे। लेकिन यदि हमसे बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत पूछा, यदि हमसे बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत पूछा बेटा, तो बहुकारक सिद्धांत में आएंगे जो बिल्ली पर शोध करते हैं थार्नडाइक, बिजली पर शोध करते हैं थार्नडाइक। और थार्नडाइक फ्रॉम अमेरिका,
थार्नडाइक फ्रॉम अमेरिका, थार्नडाइक फ्रॉम अमेरिका। तो जब हमसे बहु कारक का पूछा तो थार्नडाइक फ्रॉम अमेरिका, लेकिन यदि हमसे पूछा समूह कारक सिद्धांत, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया, तो बुद्धि का जो समूह कारक सिद्धांत दिया है तो उसमें नाम आएगा थ्रस्टन का। और थ्रस्टन कहाँ के रहने वाले होंगे, अमेरिका के। थ्रस्टन कहाँ के रहने वाले होंगे, बोलो, अमेरिका के रहने वाले होंगे। तो द्विकारक सिद्धांत की बात हो रही है, मतलब करेक्ट आंसर होगा डी। करेक्ट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का, डी आंसर होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो एक कारक सिद्धांत अल्फ्रेड बीने है, द्विकारक स्पीयरमैन है, त्रिकारक भी स्पीयरमैन, बहुकारक सिद्धांत में थार्नडाइक आ जाएंगे और समूह कारक में थ्रस्टन का नाम आता है। तो थार्नडाइक कहां के रहने वाले हैं, अमेरिका के, थ्रस्टन भी अमेरिका के, स्पीयरमैन ब्रिटेन के हैं, बीने फ्रांस के हैं। और करेक्ट आंसर इस प्रश्न का डी हो जाता है। करेक्ट आंसर इस प्रश्न का डी हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सीमित अभ्यास में रूप विधान वर्णन करना तथा प्रयोग करने के विषय में ज्ञान को क्या कहते हैं, शिक्षण का व्याकरण कहते हैं, घोषणात्मक ज्ञान कहते हैं, भाषा प्रकार कहते हैं या कार्य विधि ज्ञान कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, तो सीमित अभ्यास में रूप विधान वर्णन करना तथा प्रयोग करने के विषय में ज्ञान को क्या कहते हैं, तो ऐसे ज्ञान को घोषणात्मक ज्ञान के नाम से जाना जाता है। ऐसे ज्ञान को भाई साहब घोषणात्मक ज्ञान के नाम से जाना जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद भावना जी, एमएस जी, प्रतिभा चड्डार जी, बहुत बहुत स्वागत, मोनिका धनगर जी। जी मैम, जी धनगर जी, बिल्कुल सही, वही तो हम कह रहे थे धनगर जी कि आप सजेस्ट करो मैम। आप लोग बोलेंगे वैसा ही होगा, आपसे ही हम हैं, बस आप हमसे झगड़ा मत करना। झगड़ा करोगे हम फालतू में शाप दे देंगे और हमारा शाप लगेगा, क्योंकि हम श्राप नहीं देंगे ना। हम श्राप दे तो भाई श्राप दे यदि हम किसी को तो ना भी लगे, क्योंकि श्राप शब्द होता ही नहीं है। हम देंगे तुम्हें शाप, तो फिर शाप देंगे तो वो लग जाएगा, इसलिए आपको बुराई नहीं करना है पीठ पीछे भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पठन सिखाने के उस तरीकों को क्या कहा जाता है जिसमें शब्दों के अर्थ को प्रयुक्त संदर्भों के अनुसार समझने पर बल दिया जाता है। समग्र भाषा उपागम, अधोमुखी बॉटम अप उपागम, संप्रेषणात्मक उपागम या संरचनात्मक उपागम। तो इसे क्या कहा जाता है भाई, पठन सिखाने का जो रहता है आपका, उस तरीके को क्या कहते हैं, जिस शब्दों के अर्थ को संदर्भों के अनुसार समझने पर बल दिया जाता है उसे हम कहेंगे, पठन सिखाने के उस तरीकों को क्या कहा जाता है जिसमें शब्दों के अर्थ प्रयुक्त संदर्भों के अनुसार समझने पर बल होगा, तो वो समग्र भाषा उपागम के अंतर्गत आएगा। अधोमुखी या संप्रेषणात्मक नहीं होके क्या होगा, समग्र भाषा उपागम के अंतर्गत आएगा। और इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ए होता है। बहुत सारे बच्चे बी और सी की ओर इशारा कर रहे हैं और देखो कितनी आसानी से तुम लोग टपकते हो। करेक्ट आंसर क्या होगा, ए आंसर होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, ए आंसर होगा। नवरात्रि महा ऑफर, विनर्स नए ऑफलाइन बैचेस पर महा छूट है। व्यापम फाउंडेशन, स्टार्टिंग डेट, टाइम, ऑफर फीस, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यदि शुद्ध वर्तनी में आपसे पूछे तो नवरात्र होता है। शुद्ध वर्तनी क्या होती है, नवरात्र होता है। यदि ऐसा नवरात्रि लिखा है तो भी गई भैंस पानी में, और ऐसा नवरात्रि लिखा है तो भी गई भैंस पानी में। हाँ, अकेले रात्रि शब्द जरूर होता है जिसका मतलब रात होता है, और अकेले रात्रि होता है, इस कारण लोगों को ऐसा लगता है कि यही सही होगा, लेकिन बहुत अच्छे से टपका दिए जाओगे। नवरात्र शुद्ध है, नवरात्रि शब्द अशुद्ध रहेगा, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 स्पेशल ऑफर, फीस में छूट है, 499 का चार्ज रखा गया है। ये सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जा रहे हैं, इसमें लाइव प्रैक्टिस बेच रहेगी, सभी सर लोग प्रैक्टिस करवाएंगे। लाइव एनवायरमेंट क्लास रहेगी जमील सर की, और स्पेशल वर्ग 3 मैथ्स रहेगा आदित्य सर का। वर्ग 3 ऑफलाइन यदि आप आते हैं तो 8 से 2 बजे तक का आपका समय रहेगा। रघुवंश महाकाव्य में सर्ग कितने हैं, जल्दी से बताइए। रघुवंश नामक महाकाव्य में सर्ग कितने हैं, तो रघुवंश नामक महाकाव्य की यदि हम बात करें तो रघुवंश नामक महाकाव्य किसकी रचना है भाई साहब, कालिदास जी की रचना है। यह भी आपको ध्यान रखना है, कालिदास जी की रचना है, कालिदास जी की रचना है। कई बच्चे कालिदास को अशुद्ध रूप से लिख लेते हैं कि ये माता काली के भक्त थे। अब माता काली ऐसे लिखा जाता है, तो ये काली माता के भक्त थे इसलिए इनका नाम कालिदास पड़ा। ये बात बिल्कुल सही है, माता काली के भक्त जरूर थे, लेकिन कालिदास यदि उस आधार पर आप नाम रखेंगे तो गलत हो जाएगा। कालिदास की शुद्ध वर्तनी यही रहेगी। और कालिदास की जो सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है वो है अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है। शकुंतला मेनका नामक
अप्सरा की बेटी है, माँ पर गई थी, बहुत ही सुंदर थी। राजा दुष्यंत विवाहित थे, लेकिन जैसे ही आश्रम में ऋषि कण्व के आश्रम में जाते हैं उनसे मिलने, ऋषि कण्व तीर्थ यात्रा पर गए थे, शकुंतला पर जैसे ही नजर जाती है, ऑलरेडी शादीशुदा थे लेकिन अब वो भी तो उर्वशी नामक मेनका की बेटी थी, तो थोड़ा सा वहाँ वो प्रेम प्रसंग गड़बड़ मामला हो जाता है। वो सब इसमें बताया गया है, अभिज्ञान शाकुंतलम नामक रचना में बताया गया। अभिज्ञान शाकुंतलम नामक रचना के अंतर्गत आता है। इन्हीं की रचना है मालविकाग्निमित्रम। इन्हीं की रचना कौन सी है? मालविकाग्निमित्रम, जिसमें अग्निमित्र और मालविका के प्रेम कहानी का वर्णन है। ये नाटक के अंतर्गत आता है, ठीक है। और इन्हीं का एक नाटक है विक्रमो वर्षियम। तो ये तीनों इनके क्या माने जाएंगे भाई साहब? नाटक माने जाएंगे, है ना। ये तीनों इनके क्या माने जाते हैं? नाटक माने जाते हैं। अन्य रचनाओं में हम देखें तो रघुवंश नामक रचना भी है। इसी के साथ साथ इन्हीं की रचना है मेघदूतम, जो कि एक खंडकाव्य है, मेघदूतम। कुमार संभवम की बात करें तो कुमार संभवम इनका महाकाव्य माना जाता है, तो एक इनकी रचना कुमार संभवम हो गया। और एक हो गई ऋतु संहारम, एक हो गई ऋतु संहारम। तो ऋतु संहारम, मेघदूतम खंडकाव्य होते हैं, ठीक है। ऋतु संहारम और मेघदूतम क्या होते हैं? खंडकाव्य। और कुमार संभवम रघुवंशम महाकाव्य होते हैं। ये कार्तिकेय के जन्म से संबंधित घटना है। कुमार संभवम, कुमार जो है कुमार कार्तिकेय को कहा जाता है। और इसमें महाकाव्य में सर्ग कितने हैं? तो सर्ग का आंसर 19 आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। इसमें इक्ष्वाकु वंश के, इक्ष्वाकु वंश के यानी भगवान राम कौन से वंश के हैं? इक्ष्वाकु वंश के हैं। इक्ष्वाकु शब्द बनता है इक्षु से। इक्षु एक संस्कृत का शब्द है जिसका तद्भव बना है ईख। छ का क्या बन जाता है? ख। तो इक्षु से क्या बनता है? ईख बनता है। और ईख का मतलब होता है गन्ना। अपन बोलते हैं ना ईख का, तो वहां गन्ने का फोटो लगा रहता है, तो ईख का। तो ईख किसे कहते हैं? गन्ने को कहते हैं। ईख एकमात्र ऐसी फसल है जिसकी हर चीज काम में आती है। ईख एकमात्र ऐसी फसल है जिसकी हर चीज काम में आती है। यदि आपने गन्ने की खेती देखी हो तो गन्ने को ऐसे उखाड़ा जाता है, गन्ने को खींचा तो उसके साथ मिट्टी आई, तो उस मिट्टी को वहीं पर गिरा दो, मतलब वो मिट्टी वापस खेत में चली गई। खेत की चीज खेत में जाएगी, देखना, चली गई। अब जो गन्ने का जूस वाला हिस्सा है वो अलग हो जाता है और पीछे जो घास वाला हिस्सा रहता है उसको तोड़ा, बेलों को डाल दिया। बेलों ने क्या किया? खाया। बेलों ने क्या किया? गोबर। वो गोबर वापस उठा के कहां डालोगे आप? खेत में। आ गया खेत में। अब जो गन्ना था वो आप जैसे चरखी वगैरह होती है गांव वगैरह में, तो पिलने का काम चलता है, तो उसको चरखी में डाला। अब यहाँ शहर जैसा नहीं कि एक बार गन्ना गया फिर उधर से ले आए, फिर वो गन्ना गया फिर डबल करके फिर दे दिया। जैसे आप 10 रुपए का जूस पियो यहाँ पर, और ये भाई साहब इतना कि आप खुद कहोगे कि भाई थोड़ा सा कम दे दे, लेकिन इस गन्ने को तो छोड़ दे। वो गन्ना इधर से जाता है, फिर उधर से उसको डबल करके फिर जाता है, फिर 4 गुना करके फिर जाता है। 10 बार ऐसा करेगा और तब जाके एक गिलास देगा आपको। गांव में देखना, एक बार गया सो गया, इतना टाइम नहीं है, दिलेर व्यक्ति होते हैं गांव वाले। एक बार गन्ना गया सो गया। अब वो गन्ना गया, उसका क्या बना? जूस बना। जूस से क्या बनेगा? गुड़ बनेगा या शक्कर बनेगा, तो वो भी प्रोसेस हो गई। फिर मान लो जो उसका छिलका है तो वो छिलके को सुखा लिया जाता है, फिर उसको सुखाकर वापस जलाने में काम में ले लिया जाता है। अब जब उसे जलाया तो राख बनी। अब वो राख उठाकर वापस खेत में डाल दी जाती है, जो कि उर्वरा शक्ति का काम करती है, उर्वरक फर्टिलाइजर का काम कर जाती है। समझ में आया? और इस तरह से हर चीज गन्ने की घूमकर वापस खेत में आ जाती है। तो गन्ना एकमात्र ऐसी फसल रहेगी, ठीक है। चलिए, तो करेक्ट आंसर 19 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक अध्यापक कक्षा में समूह कार्य, जोड़ों में कार्य और रोल प्ले करवाती है। एक अध्यापक कक्षा में समूह कार्य, जोड़ों में कार्य और रोल प्ले करवाती है और आकलन के लिए शिक्षार्थियों का अवलोकन करती है। आकलन संबंधी इन गतिविधियों को क्या कहा जाता है? आकलन संबंधी इन गतिविधियों को क्या कहा जाता है? तो ये गतिवाचक आकलन है क्या? नहीं। ये कक्षा का आकलन है? नहीं। समूह कार्य करवा रही है, जोड़ों में कार्य करवा रही है, रोल प्ले करवा रही है, तो ये होगा संरचनात्मक आकलन। ये जो आकलन करवा रही है वो ये संरचनात्मक आकलन होगा। हाँ सुमित कुमार जी, बिल्कुल ठीक है। तो ये कौन सा होगा? संरचनात्मक आकलन होगा। जी स्वाति शर्मा जी, 8वीं कक्षा में संस्कृत में। अच्छा जी मैम, हम अब 8वीं बहुत दिन हो गए ना पढ़े हुए, हम भूल गए हैं, पर अच्छी बात है आपने याद दिलाया, बहुत अच्छा लेख है। ओके, कर्मठता शब्द है, कर्मठता शब्द है। देखो कर्मठता शब्द की बात कर रहे हैं, तो यदि मैं कहूं कि भाई कर्मठ, वह कर्मठ लड़का है, वह कर्मठ लड़का है, या मैं कहूं कि वह कर्मठ व्यक्ति है, तो व्यक्ति क्या है? एक संज्ञा है। व्यक्ति क्या है? एक संज्ञा है। लड़का भी क्या होता है? एक संज्ञा होता है। तो ये जो कर्मठ शब्द है ये इसकी विशेषता को बता रहा है कि वो व्यक्ति कैसा है। तो कर्मठ क्या हो जाएगा? हमारा विशेषण हो जाएगा। कर्मठ क्या हो जाएगा? हमारा
लड़का एक संज्ञा है, व्यक्ति एक संज्ञा है, तो वो कर्मठ लड़का है, मतलब लड़के की विशेषता बताई जा रही है कि लड़का कैसा है, कर्मठ है। व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही है कि व्यक्ति कैसा है, कर्मठ है। तो कर्मठ शब्द क्या हो जाता है, हमारा विशेषण। लेकिन वहां पर क्या लिखा है, कर्मठता, तो विशेषण में क्या जुड़ा है, आ अव अन ई ता त्व पा पन आहट आवट आई आस। तो हम समझ जाएंगे कि ये क्या होगी, कर्मठता एक भाववाचक संज्ञा होगी। कर्मठता क्या होगी, एक भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा ऑप्शन में नहीं है, तो संज्ञा हमारा आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई, क्लियर है। अगले प्रश्न की ओर चलें। अगले प्रश्न पर 1000 प्लस लाइक कर देना ताकि मुझे बार बार बोलना नहीं पड़े भाई साहब, है ना। 1000 प्लस लाइक कर देना, सभी का ध्यान रख रहा हूं मैं, सभी का ध्यान रख रहा हूं, लेकिन मेरा ध्यान कोई नहीं रखता है। यह प्रश्न साबित कर देगा कि मेरा ध्यान हर बच्चे पर है। तुम ध्यान रखो नहीं रखो, मैं हर बच्चे पर ध्यान रख रहा हूं। तो जल्दी से एक बार बताइए, तुलसी, बिहारी, मतीराम और वृंद आदि कवियों की 7 सत्सइयों का संकलन। भाई सत्सई किसे कहते हैं, तो इसे संस्कृत में कहते थे सप्तशती। इसे संस्कृत में क्या कहते थे, सप्तशती। सप्त का मतलब क्या होता है, बोलो 7। भाई सप्त यानी 7, जैसे सप्त ऋषि हमने बोला तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, सप्तशती, सप्तशती। एक मिनट, इसका थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे हम, ये होगा सप्तशती, ये शुद्ध वर्तनी होगी सप्तशती की। तो सप्त का मतलब क्या होता है, 7 होता है। अब सचिन ने शतक मारा, मतलब कितने रन मारे, 100 रन मारे, तो शतक मतलब 100, तो 7 × 100 बराबर क्या हो जाता है, 700। अब जो कवि अपनी 700 रचना रच देता है, 700, जिस रचना में 700 पद होते हैं, उसको नाम दे दिया जाता है सत्सई। तो सत्सई सप्तक मतलब 7 कवियों की ऐसी रचना सप्तई सप्तक में शामिल है। तो इसका संकलन किसने किया, तो संकलनकर्ता का नाम है डॉक्टर श्याम सुंदर दास। संकलनकर्ता का नाम है डॉक्टर श्याम सुंदर दास। फटाफट 1000 प्लस लाइक होने चाहिए, 970 के करीब मुझे यहां पर दिख रहे हैं, लेकिन मेरा टारगेट 1000 प्लस का है। जल्दी से 1000 प्लस लाइक करेंगे तभी हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, नहीं तो बैठे रहो यहीं आप। जल्दी से आंसर दीजिए फटाफट। अक्षय जी, सचिन जी, वर्षा जी, निकिता, इंद्रा, सत्येंद्र, किरण, जगलेश, रामबीर, अनु, हेमा, डिंपल, कविता, किरण, इंद्रा कलाम, सोनिया जी, पूजा जी, फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए और कोई स्टडी ग्रुप हो तो वहां पर शेयर करें। इतना काम जल्दी से निपटा लें ताकि हम अगले प्रश्न की ओर चलें। और ये रहा हमारा अगला प्रश्न। विशेषण विशेष्य का उदाहरण नहीं है, विशेषण विशेष्य का उदाहरण नहीं है, कौन सा नहीं है, विशेषण विशेष्य का उदाहरण इसमें से कौन सा नहीं है, इस प्रश्न का आंसर देंगे। क्या आंसर आएगा, लक्ष्य निर्माण, मानवीय संवेदना, अच्छे कर्म या वैचारिक सुंदरता। विशेषण विशेष्य का उदाहरण नहीं है। संवेदना होती है, फिर मानवीय संवेदना है, ठीक है। अच्छे हैं और कर्म है, ठीक है। सुंदरता होती है, लेकिन सुंदरता किसकी बता रहा है, वो वैचारिक सुंदरता बता रहा है, तो बिल्कुल सही। अब यहां पर समझिए कि विशेषण विशेष्य क्या होता है। विशेषण किसी संज्ञा की विशेषता बताता है, तो यहां यदि हम देख किसी की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। अब सुंदरता एक भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि सुंदर होता है विशेषण, तो सुंदरता क्या हो गई, भाववाचक संज्ञा। अब ये सुंदरता कैसी है, ये वैचारिक सुंदरता है, तो ये हो गया हमारा विशेष्य, ये हो गया हमारा विशेष, और इसकी विशेषता बताने वाला क्या हो जाएगा, विशेषण। सेम यहां पर कर्म है, लेकिन वो कर्म कैसे कर रहा है, बुरे कर रहा है, अच्छे कर रहा है, तो अच्छा बुरा क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, तो ये हो गया विशेषण, ये हो गया विशेष्य। संवेदना व्यक्त की गई है, तो संवेदना फिर विशेष्य हो गया, और कैसी संवेदना थी, मानवीय संवेदना। मतलब तीनों में ही विशेषण विशेष्य है, लेकिन लक्ष्य और निर्माण विशेषण विशेष्य संबंध नहीं है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ए होगा, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ए होगा। प्यारे विद्वानों विदुषियों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भाषा अध्यापक का प्राथमिक दायित्व क्या होना चाहिए। भाषा अध्यापक है, उनका जो प्राथमिक दायित्व होता है वो क्या होना चाहिए, शिक्षार्थियों के विभिन्न वर्ग समूह बनाना, शिक्षण के लिए उपयुक्त विषय वस्तु का चयन करना, शिक्षार्थी की संप्रेषणात्मक आवश्यकताओं की पहचान करना, या शिक्षार्थियों को निर्देश देना, या शिक्षार्थियों को निर्देश देना। तो भाषा अध्यापक का प्राथमिक दायित्व होता है शिक्षार्थियों के विभिन्न वर्ग समूह, नई ग्रुप नहीं बनाना है तुम्हें, ग्रुप में बातें करोगे। शिक्षण के लिए उपयुक्त विषय वस्तु का चयन करना नहीं, शिक्षार्थी की संप्रेषणात्मक आवश्यकताओं की पहचान करना। शिक्षार्थी की जो संप्रेषणात्मक आवश्यकता है, क्योंकि
भाषा अध्यागम है, संप्रेषण, भाषा जो है संप्रेषण का क्या होती है, माध्यम होती है। तो भाषा अध्यापक की बात हो रही है, तो संप्रेषण आवश्यकताओं की आपको क्या करना है, पहचान करना है, और इस तरह से करेक्ट आंसर सी होगा। भाषा जो है संप्रेषण का माध्यम होती है। संप्रेषण का मतलब होता है अपनी बात दूसरे तक पहुंचाना, दूसरे की बात अपने तक ग्रहण करना। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद नहीं है? तो यदि हम वर्णिक छंद की बात करें भाई साहब, तो यहां पर सवैया, कवित्व और कुंडलियां, ये तो इनमें जो वर्णिक छंद नहीं है, वर्णिक छंद नहीं होगा तो कौन सा छंद होगा, फिर मात्रिक छंद होगा। तो यदि हम मात्रिक छंद की बात करते हैं तो जो दोहा होता है, जो सोरठा होता है, दोहा, सोरठा, रोला, उल्लाला, उल्लाला, बरवे, बरवे, गीतिका, गीतिका, हरि गीतिका, हरि गीतिका, ठीक है, बरवे, गीतिका, हरि गीतिका, छप्पई है ना, छप्पई, चौपाई, चौपाई, ठीक है, और कुंडलियां, ये सारे छंद कैसे होते हैं आपके, मात्रिक छंद होते हैं। ये सारे छंद कैसे होते हैं बच्चों, मात्रिक छंद होते हैं। तो कुंडलियां हमारा आंसर हो जाएगा। इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, वसंत तिलका, मदाक्रांता, सुंदरी सवैया, मालती, किरीट, मदगयंद, सुमुखी, शिखरणी, है ना, ये सारे वर्णिक छंद के भेद होते हैं। इंद्र वज्रा छंद होता है जिसमें दो क्या होते हैं, ये गणों के आधार पर होते हैं। तो हमने पढ़ा था दो तगण होगा, इसमें दो तगण होगा, एक जगण होगा, और अंत में दो क्या आ जाएंगे, गुरु। अंत में दो क्या आ जाएंगे, गुरु। दो तगण आएगा, एक जगण आएंगे, अंत में दो गुरु आएंगे। इंद्र वज्रा में 11 वर्ण होंगे और पांचवें या छठे वर्ण पर यति मिलेगी। पांचवें या छठे वर्ण पर क्या मिलेगी, हमें यति मिलेगी। तो ये हमारे इंद्र वज्रा की पहचान हो जाएगी। सवैया छंद में कम से कम 22 वर्ण होंगे और अधिक से अधिक 26 वर्ण होते हैं। फिर सवैया के भी कई भेद होते हैं। कवित्व छंद जो है 16-15 की यति पर 31 मात्राएं के साथ होता है और इसे हम कवित्व छंद कहते हैं। इसी को घनाक्षरी छंद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्लियर है इतना? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रैक्टिस सेशन में सब आ जाएगा बच्चों, चिंता मत करो। विद्यालयी बच्चों में भारतीय भाषाओं को समुन्नत करने वाले भारत सरकार के कार्यक्रम के नाम बताइए। विद्यालयी बच्चों में भारतीय भाषाओं को समुन्नत करने वाले भारत सरकार के कार्यक्रम के नाम बताइए। तो भाषा सम्मेलन, एक भारत श्रेष्ठ भारत, भाषाई संरचना के लिए है एक भारत श्रेष्ठ भारत, आजादी का अमृत महोत्सव, या भाषा संगम। तो जो भाषा संगम है वो हमारा आंसर होगा। जो कल हमने पढ़ा था एक भारत श्रेष्ठ भारत वाला क्वेश्चन था उसमें, तो वो अलग प्रश्न था। यहां पर बच्चों में भारतीय भाषाओं को समुन्नत करने वाले भारत सरकार के कार्यक्रम की बात हो तो फिर भाषा संगम हमारा आंसर होगा और इस प्रश्न का आंसर ए होगा। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ए होगा। कल जो प्रश्न हमने पढ़ा था एक भारत श्रेष्ठ भारत, वो पूरे भारत की भाषा थी। प्रश्न को आप समझिएगा, कल और आज के प्रश्न में क्या अंतर है जरूर देखिएगा और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। आज हमारा आंसर क्या होगा, ए। अगला प्रश्न देखते हैं, आप छठी कक्षा के बच्चों के लिए हिंदी भाषा सीखने सिखाने की किस पद्धति का समर्थन करेंगे, जिसमें बच्चों को पाठ्य पुस्तक बिल्कुल न पढ़नी हो, जिसमें बच्चों को बोलने के अवसर मिले, जिसमें बच्चे केवल लेखन कार्य करते हैं, जिसमें बच्चे परस्पर अंतःक्रिया करते हैं, जिसमें बच्चे परस्पर अंतःक्रिया करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले ये जो केवल वाला है ना, इसको हटाओ, फिर मारो तुक्का, फिर मारो तुक्का। तो छठी कक्षा के बच्चों के लिए हिंदी भाषा सीखने सिखाने की किस पद्धति का समर्थन करेंगे? बच्चों को पाठ्य पुस्तक बिल्कुल न पढ़नी हो। क्यों न पढ़नी हो, पढ़ना पड़ेगी। जिसमें बच्चों को बोलने के अवसर मिले, ये बात कुछ हद तक सही साबित होती है। और जिसमें परस्पर बच्चे अंतःक्रिया करते हैं, आपस में यदि वो बातचीत करते हैं तो और ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो जो करेक्ट आंसर रहेगा वो डी रहेगा। करेक्ट आंसर रहेगा इस प्रश्न का, वो कौन सा रहेगा, डी आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा डी आंसर होगा। समझने की कोशिश करना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, और सेशन को लाइक शेयर करते रहिए। सेशन को लाइक करोगे, शेयर करोगे तो आंसर ऑटोमेटिकली चमकने लगेगा। इन प्रश्नों में ऐसा जादू लगाया गया है। अलंकारों की महत्ता के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? अलंकारों की महत्ता के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? अलंकारों से काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है। अलंकारों के बिना काव्य रचना संभव नहीं है। अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। अलंकारों से काव्य में रोचकता और प्रभाविष्णुता आती है। तो हमें वो बताना है कि जो नहीं है। तो भाई अलंकार की परिभाषा ये है कि काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं।
तो काव्य में रोचकता लाएगा, जी अच्छी बात है, ये लाएगा, मतलब ये तो पॉजिटिव है, हमें वो बताना जो नहीं है, ये हमारा आंसर नहीं है। अलंकारों के बिना काव्य रचना संभव नहीं है, जी नहीं है, कोई भी गाना बिना अलंकार के नहीं बनेगा, कोई भी गाना आप बोलोगे तो कोई ना कोई अलंकार उसमें आ ही जाएगा, रस छंद अलंकार होगा ही होगा। अलंकारों से काव्य का जो सौंदर्य होता है उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। तो ध्यान रखना, अलंकार काव्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं, न कि काव्य की सुंदरता उत्पन्न करते हैं, क्योंकि अलंकार खुद ही सुंदर नहीं है, अलंकार उस जीरो के समान है, अलंकार की कोई वैल्यू नहीं है बेटा जी, अलंकार की कोई वैल्यू नहीं है, जीरो का कोई मतलब नहीं होता, अलंकार की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन यही जीरो इस एक के पीछे लगा दें तो ये 9 से बड़ा बना देता है, मतलब वो दूसरे की सुंदरता को तो बढ़ा देता है, खुद सुंदर नहीं है, तो खुद में अलंकार नहीं है, आभूषण खुद सुंदर नहीं है। एक कुर्सी पर एक नायिका बैठी है, एक कुर्सी पर एक नायिका बैठी है और एक कुर्सी पर 10 रुपए का एक आभूषण रखा हुआ है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आभूषण। यदि वो नायिका इस आभूषण को पहन ले तो उस नायिका की खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। तो आभूषण को यदि नायिका पहन लेगी तो वो और ज्यादा खूबसूरत हो जाएगी, लेकिन यदि वो नायिका कुर्सी पर बैठी है और एक कुर्सी पर 10 रुपए का आभूषण है, तो बताओ हम इसे देखेंगे या इसे? ऑब्वियसली बात है हमारी नजर इन पे रहेगी। 10 रुपए की चीज को कौन देखे, हाँ महंगा हो तो और भी ध्यान भटके, अब जब 10 रुपए की चीज है कोई, तो कोई देखेगा क्या? हम किस पर नजर रखेंगे, इन पर। ये पहन ले तो ये 4 गुना सुंदर हो जाए, लेकिन अकेले इस आभूषण की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। अगला प्रश्न देखते हैं, दृश्य और श्रव्य सामग्री में क्या शामिल होता है? दृश्य और श्रव्य सामग्री में क्या शामिल होता है, जल्दी से बताइए। हाँ, राधा जी नकारात्मक है, इसीलिए तो बता रहा हूं कि ऐसा है ही नहीं ना कि वो उसके बिना ना हो, भाई कोई रस भी तो होता है, छंद होता है, मतलब तीनों में से कोई ना कोई एक रचना होती है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर इसमें अलंकार शामिल ही हो, इसलिए उसको नहीं रख सकते अपन। दृश्य और श्रव्य सामग्री में क्या शामिल होता है? केवल वीडियो। केवल नहीं होना, केवल तो होना ही नहीं, मुझे केवल से इतनी चीड़ पड़ती है, तो बता हुआ आंसर लगा देना, बचा हुआ आंसर लगा देना, केवल तो लगाओ ही मत, कभी भी केवल मत लगाओ। आगे बढ़ते हैं। अपना पराया में कौन सा समास है? अपना पराया, एक होता ना अपनापन फील होता है, आप किसी को महीने भर से चाय पिलाओ, चलो चाय पियोगे, चलो चाय पियोगे, पैसे अपन दे रहे हैं, तो सामने वाला कहेगा आप मुझे चाय पिलाते हो, मुझे अपनापन सा फील होता है। अब आज अपने मोबाइल डिस्चार्ज हो गया और पर्स लाए नहीं, तो अपन ने कहा आज आप चाय के पैसे आप दे दो। हो, आज तो आपने मुझे पराया सा फील करा दिया, क्यों? 1 महीने से हम खिला पिला रहे, उसका कुछ नहीं। तो अपना पराया में जो समास होगा वो कौन सा होगा? द्वंद्व समास। अगला प्रश्न देखते हैं, अंक का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? अंक का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, इस प्रश्न का आंसर देंगे। अंक का कौन सा पर्यायवाची नहीं होता, फटाफट आंसर देंगे और सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कर दीजिए जल्दी से। जितने बच्चों ने लाइक नहीं किया है लाइक बटन प्रेस करें, कोई स्टडी ग्रुप हो तो वहां पर शेयर भी मार दें। अंक का देखो, अंक जो गोद में सोने वाली स्त्री है उसे एक शब्द में कहते हैं अंकशायिनी। गोद में सोने वाली स्त्री को एक शब्द में क्या कहते हैं? अंकशायिनी। ध्यान रखना, अनेक शब्दों के एक शब्द में पूछा जाता है। गोद में शयन करने वाली स्त्री एक शब्द में अंकशायिनी कहलाती है। मतलब अंक का मतलब गोद होता है, हमें वो बताना जो नहीं होता। अंक का मतलब आंकड़ा होता है, संख्या, भाई कितने अंक आ रहे हैं, कितने संख्या आ रही है, तो अंक का मतलब आंकड़ा या संख्या भी होता है। अंक का मतलब होता है निशान, अंक का मतलब होता है चिन्ह, चिन्ह भी होता है, निशान भी होता है। चिन्ह को निशान कहते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं ना भाई, शश मतलब खरगोश, सस मतलब खरगोश होता है, और इसमें अंक जुड़ जाए तो जिसमें खरगोश का चिन्ह है उसे ही तो हमने क्या कहा है? शशांक कहा है। ऐसा कहते हैं ना कि भाई चांद में दाग है और दाग के बाद जो सफेद हिस्सा बचता है वो ऐसा दिखता है जैसे खरगोश दौड़ रहा हो। चांद में दाग है और दाग के बाद देखना सा रात को, चांद में दाग है और चांद में जो बचा हुआ हिस्सा है वो ऐसा दिखता है जैसे खरगोश दौड़ रहा हो। तो शशांक यानी क्या होता है? चांद का पर्यायवाची होता है। तो अंक मतलब क्या होता है? चिन्ह, चिन्हित मूल्य पर। किताबों पर लिखा रहता है कि, या मैथ्स के सवाल में आता है ना कि अंकित मूल्य पर यह किताब दी गई, तो अंकित मूल्य मतलब चिन्हित मूल्य पर। तो अंक का मतलब क्या है? चिन्हित, चिन्हित मूल्य या अंकित मूल्य एक ही बात है। तो बदन हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि बदन अंक का पर्यायवाची नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। करेक्ट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? डी आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मस्तिष्क स्तंभ और प्रमस्तिष्क निम्नलिखित में से किस अधिगम प्रक्रिया में विशेष रूप से सहायक है? तो जो मस्तिष्क स्तंभ है और प्रमस्तिष्क निम्नलिखित में से किस अधिगम प्रक्रिया में? बोलने वाली प्रक्रिया में सहायक होंगे,
लिखने वाली प्रक्रिया में सहायक होंगे या समझना या पढ़ने में। तो ध्यान रखिए, मस्तिष्क स्तंभ की बात हो रही है, तो समझना, आप दिमाग में उसे लोगे। कहते हैं ना कि भाई दिमाग में उतरा कि नहीं उतरा, मतलब आपकी समझ में आया कि नहीं आया, है ना। दिमाग में उतरा कि नहीं उतरा, मतलब आपकी समझ में आया कि नहीं आया। तो समझना बेसिकली हमारा आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर सी। अगला प्रश्न, अनेकार्थी शब्द नाग का निम्नलिखित में से एक अर्थ है। अनेकार्थी शब्द है नाग, तो नाग का एक मतलब होता है भाई नाग, वैसे तो सांप का पर्यायवाची है, तो सांप को हम क्या कहते हैं, अही कहते हैं, फणी कहते हैं। सांप को म में मणि भी कहते हैं। मणि में यदि छोटी की मात्रा है तो रत्न है, मणि में छोटी की मात्रा है तो रत्न है, लेकिन यदि बड़ी की मात्रा है तो सांप का पर्यायवाची है ना। अही कहते हैं, अही कहते हैं, अही हो गया। व्याल कहते हैं, व्याल कहते हैं। सांप को ही हम क्या कहते हैं, भुजंग कहते हैं। सर्प कहते हैं, सर्प कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, सांप कहते हैं। हवा खाकर चलता है इसलिए पौनाश कहते हैं। इसी को हम ऊरक कहते हैं। इसी को पनंगासन भी कहा जाता है, पनंग कहा जाता है। तो ये सब किसके पर्यायवाची है, सांप की पर्यायवाची है, सांप का पर्यायवाची होता है सारे। अब यहां पर हम बात करेंगे तो सांप तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको याद करवाया होगा कि गज हाथी करी नाग मतंग, गज हाथी करी नाग मतंग, द्वीप कुरंज, है ना। तो कुरंज होता है आपका कुरंग, द्वीप कुरंज हो गया, ये कुंजर कहते हैं। वेरी गुड, कुंजर क्या कहते हैं, कुंजर। और गजराज भी कह सकते हैं। तो ये सब किसके पर्यायवाची, हाथी। हाथी शब्द बना किससे है, हस्ती से। हाथी शब्द बना किससे है, हस्ती। हस्ती से क्या बनता है, हाथी। हस्ती का तद्भव होता है हाथी। द्वीप यानी हाथी 2 बार पानी पीता है। ये द्वीप होता है बेटा प्रायद्वीप भारत। ये द्वीप यदि लिखा है तो ये है आपका आइलैंड वाला, है ना। प्रायद्वीप में ये वाला द्वीप है, ब में बड़ी की मात्रा, छोटी की मात्रा वाला द्वीप हो मतलब जो 2 बार पानी पीता है। और नाग मतलब देखो हाथी का भी पर्यायवाची में आया, है ना। तो हाथी को नाग कहते हैं उसकी सूंड के कारण। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा। करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा बच्चों, सी आंसर होगा। नाग यानी सांप भी होता है, नाग यानी हाथी भी होता है। अगला प्रश्न, कहती हुई उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो, हो गए पंकज नए। मानो हो गए पंकज ने। उत्तरा यानी अभिमन्यु की पत्नी का नाम था। तो ऐसा कहते हुए उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, ऐसा मान लो कि हिम के कर्ण से पंकज, जो पंकज कमल के फूल हैं वो खिल गए हैं। तो यहाँ अनुप्रास अलंकार नहीं है, क्योंकि यहाँ चंदन ने चमेली को चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चॉकलेट नहीं चटाई है। यहाँ भूरी भूरी भेदभाव भूमि से भगा दिया नहीं है। यहाँ खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ नहीं है। यहाँ पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला नहीं है। यहाँ मुदित महीपति मंदिर आए सेवक सहित सुमंत बुलाए नहीं है। यहाँ तरणी तनुजा तल तमाल तरुवर बहु छाए नहीं है। यहाँ भव्य भावों में भयानक भावना भरना नहीं है। तो ये नहीं आएगा। ना यहाँ श्लेष अलंकार है ना यमक है। यहाँ कौन सा अलंकार, उत्प्रेक्ष अलंकार है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा विद्वानों विदुषियों, डी। अगला प्रश्न, देवेंद्र मैदान में खेल रहा है, पंक्ति में कौन सा कारक है। देवेंद्र की यदि हम बात करें तो ये हो गया देवधन इंद्र, ये हो गया देवधन इंद्र, देवेंद्र बन जाएगा और इसमें हो जाएगी गुण स्वर संधि, इसमें हो जाएगी गुण स्वर संधि। अब देवेंद्र चूंकि मैदान में खेल रहा है तो में जो आता है वो अधिकरण कारक में आता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सा तद्भव शब्द नहीं है, कौन सा तद्भव शब्द नहीं है वो बताना है। ठीक है, तद्भव शब्द कौन सा नहीं है तो वो हमें बताना है। देखो कार्य होता है, काज नहीं होता है। तो कार्य होता है मतलब ये तो तद्भव है। चांद में चंद्र बिंदु है, ये भी तद्भव है। उंगली भी तद्भव है। यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कृष्ण। कृष्ण भगवान का नाम है, वैसे भी महाभारत के हैं तो महाभारत रामायण संस्कृत वाला मैटर हो गया। और यदि आधा षटकोण या पूरा षटकोण कहीं पर आता भी है तो वैसे भी वो तत्सम है। री भी कहां आता है, तत्सम में। न भी कहां आता है, तत्सम में। इसकी तो 3-3 पहचान है कि ये तत्सम है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है। ऐसा कौन सा शब्द है जो शंकर का पर्यायवाची नहीं है। भूतेश, वामदेव, त्रिलोचन या शशधर। मैं आपको बता दूं कि यदि शश शब्द है तो शश माने होता है खरगोश। शश माने क्या होता है, खरगोश, अभी मैंने बताया था। यदि शशांक है या शशि है, यदि शशि है तो शशि यानी होता है चांद। शशि यानी क्या होता है, चांद होता है। अब यदि हम लिख दें शशधर, क्या लिख दें, शशधर, तो शश तो यानी खरगोश है ना, और खरगोश को जिसने धारण किया है वो तो चांद है।
लेकिन शशि यानी क्या होता है? चांद। और यदि मैं कह दूं कि शशिधर, तो शशिधर भगवान शंकर का पर्यायवाची होगा। जिन्होंने चांद को धारण किया वो शिव है, जिन्होंने खरगोश को धारण किया वो शिव थोड़ी है। तो शशधर है ना वहां पर। यदि शशिधर होता तो शिव जी का पर्यायवाची होता। शशधर तो किसे कहते हैं? चांद को। शशधर तो किसे कहते हैं? चांद को। और शशि यानी चांद होता है, तो शशि को जो धारण करेंगे वो भगवान शंकर होंगे, इसीलिए उन्हें चंद्रशेखर कहा जाएगा, है ना। तो यहां शश तो खरगोश का पर्यायवाची है ना, शशि मतलब चांद होता है। तो भूतेश भी कहते हैं, वामदेव भी कहते हैं, त्रिलोचन भी कहते हैं, ये सारे शंकर जी के पर्यायवाची हैं। शशधर नहीं है। करेक्ट आंसर डी। तो डी किसका पर्यायवाची है? चांद का। ध्यान रखिएगा, शशिधर शब्द होता तब भगवान शंकर होते, शशि शेखर होता तब भगवान शंकर होते, चंद्रमौली होता तब भगवान शंकर होते, चंद्रमस्तक होता तब भगवान शंकर होते। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। शशांक शेखर होता तो भगवान शंकर होते। अर्थात यहां पर बहुत सारे विद्वान विदुषी टपक चुके हैं और हमें सिग्नल मिल चुका है कि सर आपके व्याख्यान को खत्म करने का समय आ चुका है। तो जितने विद्वान विदुषी देख रहे हैं, यदि सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके जरूर जाना है आपको। बिना लाइक किए कोई नहीं जाएगा। और कल से पहले से ही लाइक शेयर कर दिया करो, तो ताकि मैं थोड़ा सा टाइम बढ़वा लूं कि 1 घंटे की क्लास को अपन 1.5 घंटे की क्लास करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो 1-2 दिन में ही अपन थोड़ा समय बढ़वा लेंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा प्रश्न हो सके। लेकिन सपोर्ट चाहिए आपका। वहां पर पूछते हैं जितने बच्चे देखते हैं वो आपको यदि चाहते हैं तो लाइक क्यों नहीं करते, तो फिर अब मैं क्या बोलूं। तो थोड़ा सा लाइक शेयर करोगे तो मैं कहूंगा कि देखो बच्चे चाहते हैं तो जितने आते हैं उतने लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं, बच्चे बढ़ रहे हैं तो वो समय भी बढ़ाएंगे। सीधी सी बात है ना। तो थोड़ा सा सपोर्ट करने की आपको आवश्यकता रहेगी। सभी को बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिना लाइक किए मत जाना, महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन जरूर लेकर जाना। और वो इंफॉर्मेशन है कि नवरात्र महा ऑफर चल रहा है, तो इसका ध्यान रखिएगा। ये बेस्ट टाइमिंग है, हमारा बेस्ट नेम है, ये स्टार्टिंग डेट है, टाइमिंग क्या रहेगा और ऑफर फीस यहाँ पर बताई गई है। मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 पे बहुत अच्छा ऑफर है 499 का, इन तीनों सुविधाओं के साथ, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। नया ऑफलाइन बैच है, 8 से 2 का समय है, ऑफलाइन भी आ सकते हो। मैथ्स फाउंडेशन 999 का है, 12 महीने की वैलिडिटी के साथ। एएसबी व्यापम फाउंडेशन 1499, 12 महीने की वैलिडिटी के साथ। गणित की नई बुक आई है वर्ग 3 की, 190 रुपये चार्ज रखा गया है। और व्यापम एमपीएसआई की अच्छी खासी किताबें हैं। यदि आपको किताबें मंगवानी है तो पूरे भारत में कहीं से भी बुक ऑर्डर करने के लिए विनर्स पब्लिकेशन ऐप आपको डाउनलोड करना है। इसके माध्यम से आप घर बैठे किताबें मंगवा सकते हैं। किसके माध्यम से? विनर्स पब्लिकेशन ऐप के माध्यम से। कोर्स परचेस करना हो तो विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप, और किसी प्रकार की दिक्कत हो तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिएगा। ये हमारे ऐप के फीचर्स रहेंगे। मैंने जो भी पढ़ाया उसकी पीडीएफ यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगी। ये द विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर हमारा चैनल है, जिसमें 11 बजे रोजाना प्यारे प्यारे सर लाइव आते हैं, और यही सर रोजाना 4 बजे भी लाइव आते हैं। ठीक है, तो सेशन को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। सभी को बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के व्याख्यान को यहीं पर विराम देते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सायोनारा सायोनारा।